Hello friends, once again the very important concept of the polymorphism, that is function overriding. Uh, in the previous video lecture we have seen the polymorphism example of function overloading, but right now this is not function overloading, this is the function overriding, right? तो सबसे पहले हम इन दोनों में डिफरेंस समझ लेते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद हमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी इसको समझने में। ठीक है। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या करते हैं कि हम एक फंक्शन होता है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में या डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर फीचर्स को हम ऐड करते रहते हैं बाय इनहेरिटिंग द बेस क्लास के, राइट। तो उसमें एवरी टाइम द आर्गुमेंट विल बी चेंज्ड because without changing the argument you cannot add the features, right? Because the function name is same but the arguments are different, right? Argument must be different। ठीक है। तो वो क्या कहलाता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग। बट अभी यहाँ पर क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शन ओवरराइडिंग। ठीक है। फंक्शन ओवरराइडिंग जो होता है वो आपका थोड़ा सा जो है फंक्शन ओवरलोडिंग से अलग होता है। इससे भी पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे पास जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो दो तरीके की होती है। एक तो आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक आपका रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो जो फंक्शन ओवरलोडिंग है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है, बिकॉज जो आपकी जो फंक्शन की जो बॉन्डिंग है वो कंपाइल टाइम पर हो जाती है, क्योंकि उसमें पता है कि फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन जिस टाइप का आप आर्गुमेंट पास करेंगे उसी टाइप का फंक्शन कॉल होगा। तो बॉन्डिंग ऑफ द फंक्शन विल डिसाइड एट कंपाइल टाइम, बट दिस इज नॉट हैपन इन केस ऑफ फंक्शन ओवरराइडिंग। अब फंक्शन ओवरराइडिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। If a derived class define the same function as defined in its base class, it is known as the function overriding। अब सेम क्लास फंक्शन जो आपका बेस क्लास में है वही फंक्शन आपका डिराइव क्लास में है, उसको हम फंक्शन ओवरराइडिंग कहेंगे। तो ये थोड़ा सा अभी एक अधूरा है, इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा कि इसमें क्या करते हैं हम, जो बेस क्लास में जो फंक्शन है वही फंक्शन और उसका जो भी आर्गुमेंट है और जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आपके बेस क्लास में है एग्जैक्टली सेम आपका वो डिराइव क्लास में होना चाहिए। देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज इन द नेम ऑफ द फंक्शन, नॉट नो चेंज इन द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, नो चेंज इन द नंबर ऑफ आर्गुमेंट विद इन द फंक्शन, एवरीथिंग मस्ट बी सेम। अब बात आती है कि जब सब कुछ सेम है तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ रही है। ठीक है। तो फंक्शन ओवरराइडिंग में हम क्या करते हैं कि चूँकि हम इसके अंदर भी हम नई फंक्शनैलिटी को ऐड करते हैं, बट ऐड करते करते सपोज को एक क्लास बी ने क्लास ए को इनहेरिट किया और फंक्शन नेम सेम है, सब कुछ सेम है, मेथड को हम ओवरराइड कर रहे हैं, राइट। अब मेथड को ओवरराइड करने के बाद फिर कोई क्लास आ गई, कोई नया एक फीचर हमें ऐड करना है, तो सिंपली हमने क्या किया, एक तीसरी क्लास ले ली और फिर उसको हमने बी क्लास को इनहेरिट करके उसके अंदर नया फीचर ऐड कर दिया। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके जो लॉजिक आप लिखेंगे एंड वो लॉजिक जो आपकी बेस क्लास के अंदर जो मेथड हैं उसी के हिसाब से आप अपनी लॉजिक को लिखेंगे। यू कैन नॉट ऐड एडिशनल वेरिएबल, यू कैन नॉट चेंज द रिटर्न टाइप, यू कैन नॉट चेंज द नंबर ऑफ आर्गुमेंट और टाइप ऑफ आर्गुमेंट ऑल्सो, राइट। अब सेकंड क्या कह रहा है, इफ़ यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डिराइव्ड क्लास एंड कॉल द मेंबर फंक्शन विच एग्जिस्ट इन द बोथ क्लासेस बेस एंड डिराइव्ड, द मेंबर फंक्शन ऑफ द डिराइव्ड क्लास इज इन्वोक्ड। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, अब चूंकि ये फंक्शन ओवरलोडिंग तो है नहीं, यहाँ पर एवरी टाइम द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आर चेंजिंग। ठीक है। यहाँ पर क्या है, फंक्शन ओवरराइडिंग। अब यहाँ पर फंक्शन का नाम भी सेम है, रिटर्न टाइप भी सेम है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी सेम है और रिटर्न टाइप और उसका डेटा टाइप भी सेम है। आप उसको क्या कर रहे हो, इनहेरिट करके उसकी नई नई डेफिनेशन दे रहे हो। अब क्या है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बनाने के बाद जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, भाई सब कुछ सेम है, डिराइव क्लास में भी सेम है, वही चीज़ है और बेस क्लास में भी वही चीज़ है। तो कंपाइलर क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि हम डिराइव क्लास वाले मेथड को कॉल करें क्योंकि सब कुछ सेम है, और या फिर हम बेस क्लास वाले मेथड को कॉल करें। ठीक है। तो रूल ये होता है कि ऑलवेज जो लास्ट डिराइव्ड क्लास का ओवर रिडन फंक्शन होता है केवल वही कॉल होता है, बेस क्लास का जो फंक्शन है वो इग्नोर्ड हो जाता है, राइट। क्या कहा मैंने, every time whenever you create the whenever you call the overridden function, always the last derived class overridden function will be called and the base class function will be ignored, right. This is the very simple to understand.
नाउ इट इनेबल्स यू टू प्रोवाइड द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन। ओवर रिटर्न करते क्यों हैं? जैसे मैंने बताया आपको कि आप क्लास को इनहेरिट करके उसका एक स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। मान लिया कि आपके पास सम मेथड है, अब सम के अंदर आपने क्या किया कि दो वेरिएबल हैं, तो दो वेरिएबल के अंदर दो आर्गूमेंट हैं, दो आर्गूमेंट के ऊपर आपने एक सम का एडिशन का जो है लॉजिक परफॉर्म किया। अब आप इनहेरिट करते हैं तो सम का नाम तो चेंज कर नहीं सकते मेथड का, ना तो आप आर्गूमेंट चेंज कर सकते हैं। अब क्या किया आपने, ए और बी को क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन लॉजिक के ऊपर आपने इंप्लीमेंट कर दिया। बट रिमेंबर, यू कैन नॉट चेंज द नेम ऑफ द फंक्शन, you cannot change the type of argument, you cannot change the number of argument, you cannot change the return type, right? So this concept is called the function overriding in C++. Now इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। we have a base class, now we have a public section, in the public section we have a get data member function इसके अंदर है। इसमें हमने क्या किया, एक क्लास हमने ओवर कर दी। now we have a derived class, in the derived class we are inheriting the base class। now again in the derived class we have a public methods get data, ठीक है। उसके बाद हमारी derived class यहाँ पर ओवर हो गई, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, we have a main class, in the main class we are creating the object of the derived class, right, means obj, right, and we are trying to call the get data function। remember, get data function is present in both the classes, in the base class as well as in the derived class, right? So as I told you कि whenever you override the function, always the last derived overridden method will be called, right? So this control will be go in to call this derived class, right? It will not go into the to call this base class, right? So this function will not be called, but this function will be called, right? So this is the concept of the function overriding. Now talk about the virtual base class. वर्चुअल बेस क्लास के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है हम क्यों पढ़ रहे हैं, और सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, और इसका जो है जो इंट्रोड्यूस किया गया है उसके पीछे रीजन क्या है, राइट। आपको याद होगा जब हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारे पास इस टाइप का कुछ फिगर होता है, लाइक ए क्लास ए एंड क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि दिस इज द हाइब्रिड इंटरफेस, बिकॉज क्लास बी इनहेरिटिंग द क्लास ए and also class C inheriting the class A also. So we have a two class B and class C. Both classes are inheriting class E, right? Because hybrid is the combination of two inheritance, right? So again we have a class D, and class D is accessing or inheriting the property of class B as well as class C also, right? तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि सपोज करो कि हमारे पास क्लास ए में एक डेटा मेंबर है एक्स, राइट। अब वो एक्स डेटा मेंबर जब क्लास बी ने ए को इनहेरिट किया तो वो एक्स की जो एक कॉपी है हमारे पास वो क्लास बी के अंदर आ गई। अब क्लास सी भी इनहेरिट कर रही है क्लास ए को, तो एक्स की एक कॉपी क्लास सी के अंदर आ गई, राइट। नाउ वी हैव अ क्लास डी। अब क्लास डी के अंदर क्या है, क्लास डी बी और सी दोनों को इनहेरिट कर रही है। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन का पॉइंट आता है कि जो एक्स डेटा मेंबर है सॉरी, जो एक्स वेरिएबल है वो क्लास बी से इनहेरिट किया जा रहा है या क्लास सी से इनहेरिट किया जा रहा है, राइट। तो ये एक जो है एक एम्बिग्विटी की प्रॉब्लम आती है कि जो डेटा मेंबर जो इनहेरिट किया गया है ए से बी और सी में, और फिर फाइनली डी है जो क्लास बी और सी से इनहेरिट हो रही है, तो जो वो वेरिएबल जो है वो बी से आ रहा है या सी से आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द एम्बिग्विटी प्रॉब्लम। टू रिजॉल्व दिस डुप्लीकेसी एंड टू रिजॉल्व दिस एम्बिग्विटी प्रॉब्लम वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्चुअल बेस क्लास, राइट। नाउ यहाँ पर देखिए, देख सकते हैं आप, वी हैव अ क्लास ए, क्लास बी एंड क्लास सी, एंड क्लास डी गेट्स आइडेंटिटी मेंबर फ्रॉम द पेरेंट एंड सी एंड क्लास बी, राइट। तो यहाँ पर एक एम्बिग्विटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग एज अ क्रॉस। सो टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास एक वर्चुअल एक क्लास ए है।
अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो एक डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम आ रही थी, अब हम क्या करते हैं कि हम जो हमारी बेस क्लास है, जो जो सुपर मोस्ट क्लास है, उसमें जो डेटा मेंबर है उस क्लास को ही हम क्लास को ही वर्चुअल बना देते हैं, राइट। हमने क्या किया, जैसे हम नॉर्मल क्लास बनाते हैं, अब वो नॉर्मल क्लास हम नहीं बनाएंगे, हम उस क्लास को वर्चुअल बनाएंगे, इसीलिए इसका नाम पड़ता है वर्चुअल बेस क्लास। जो बेस क्लास है उसी को हम वर्चुअल बना देते हैं, ताकि अब कोई भी क्लास उसको इनहेरिट करे। जैसे यहाँ पर क्लास बी इनहेरिट कर रही है, क्लास सी इनहेरिट कर रही है, एंड देन फाइनली डी जो है बी और सी को इनहेरिट कर रही है। तो एक एम्बिग्युइटी की प्रॉब्लम जो हमने लास्ट टाइम फेस करी, अब वो यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि अब कोई किसी भी क्लास से वो इनहेरिट करे, जैसे डी क्लास बी या सी से इनहेरिट करेगी, तो जो एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, क्योंकि जो हम वर्चुअल जो क्लास है, जो बेस क्लास है, उसको हम वर्चुअल बना चुके हैं। तो जो कॉपी डी के पास आएगी वो वर्चुअली ए क्लास से ही आएगी, राइट। तो वो एम्बिग्युइटी की प्रॉब्लम जो है हमारी वर्चुअल बेस क्लास में रिजॉल्व होती है, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझ सकते हैं। वी हैव क्लास ए, right, and we have a integer variable, this is the constructor, and in the constructor we are initializing the value of a, right. We have a class b and class b, और इसको वर्चुअल हम कैसे लिखते हैं, लिखने का तरीका क्या होता है, क्लास b इनहेरिटिंग द क्लास a, तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्लास b कोलन पब्लिक वर्चुअल a, right. It means what, कि class a is treating as a virtual base class. In the same manner we have a class c, and again class c भी जब इनहेरिट करेंगे क्लास ए को, तो वहाँ भी क्या लिखेंगे, पब्लिक वर्चुअल ए, राइट। क्लास डी पब्लिक बी पब्लिक सी, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वर्चुअल कीवर्ड का यूज़ करके हम बेस क्लास को वर्चुअल बना सकते हैं, और जो हमारी एम्बिग्युइटी की प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लास ए हैज जस्ट वन डेटा मेंबर ए विच इज़ पब्लिक, आप इसमें देख सकते हैं विच इज़ पब्लिक। दिस क्लास इज वर्चुअली इनहेरिटेड इन द क्लास बी एंड सी। क्लास बी और सी में क्या हो रहा है हमारा, ये वर्चुअली इनहेरिट किया जा रहा है, राइट। एंड नाउ क्लास बी एंड सी बिकम्स वर्चुअल बेस क्लास, एंड नो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा मेंबर ए इज डन। तो जो डुप्लीकेसी जो आपकी डेटा मेंबर की है ए वाली, वो यहाँ पर अब रिजॉल्व हो जाती है, राइट। नाउ टॉक अबाउट द फ्रेंड फंक्शन. Friend function is again a very important concept in C++. फ्रेंड फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हमें थोड़ा सा जो है प्राइवेट डेटा मेंबर्स के बारे में डिस्कस करना होगा। जनरली हम यही जानते हैं कि जो हमारा जो प्राइवेट डेटा मेंबर है वो कहाँ कहाँ एक्सेस हो सकता है। प्राइवेट डेटा मेंबर केवल जो है क्लास के अंदर जो मेंबर फंक्शन है केवल वही एक्सेस किए जा सकते हैं, क्लास के बाहर एक्सेस नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन एक और कंडीशन है जहाँ पर वो प्राइवेट डेटा मेंबर एक्सेस किए जा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन का मतलब ये है कि अगर हमने किसी फंक्शन को उस क्लास का फ्रेंड बना दिया है तो वो जो फंक्शन है फिर उस क्लास के प्राइवेट डेटा मेंबर को ईजिली एक्सेस कर सकता है, राइट। अब फ्रेंड फंक्शन को बनाने के लिए कुछ सिंटैक्स होते हैं, वो भी हमें समझना पड़ेगा। अब देखते हैं वन बाय वन। तो व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन? So a friend function is the class of a class is defined outside that class scope, but it has right to access all private and protected member of the class. Means a friend function of a class is defined outside the class. आप सिर्फ क्लास के अंदर उसकी जो है बॉडी को डिक्लेयर करते हैं, आप वहाँ पर उसकी डेफिनेशन को नहीं देते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द डिक्लेरेशन एंड द डेफिनेशन, राइट। So friend function only be declared within the body of the class, but it will be defined outside the class. But you have to use the syntax for defining the friend function, right? Now second point, even though the prototype of the friend function appear in the class definition, friends are non-member function, ठीक है, क्योंकि केवल उसकी हम प्रोटोटाइप डिफाइन करते हैं, लेकिन ये जो है कोई इसका एक मेंबर फंक्शन की तरह ट्रीट नहीं होता है। व्हाट डू वी नीड फ्रेंड फंक्शन? It's a special case when class private data needs to be accessed directly without using object of the class. जहाँ पर आपको प्राइवेट डेटा मेंबर को आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकें विदाउट क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट, तो उस केस में हमें फ्रेंड फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अब बात आती है कि फ्रेंड फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, राइट। लेट्स डिस्कस। सबसे पहले हमने क्लास और क्लास का नाम, फिर हमें एक रिजर्व कीवर्ड होता है फ्रेंड, फ्रेंड इस तरह से हम लिखेंगे FRIEND। फिर उसके बाद एक आपका डेटा टाइप, जो फंक्शन आप बनाते हैं, जो डेटा टाइप रखते हैं।
फंक्शन का नाम और उसके बाद फिर इसके अंदर आर्गुमेंट्स, राइट। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ द फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड इज द कीवर्ड, अगेन फ्रेंड इज द कीवर्ड, data type and function name and the arguments, ठीक है। There are some characteristics of the friend function. First one is the function is not in the scope of the class to which it has been declared as a friend. फ्रेंड जिस क्लास के अंदर डिफाइन किया जाएगा वो उसके स्कोप के अंदर नहीं रहता है, बल्कि उसको हम डिफाइन कहाँ करते हैं, क्लास के बाहर, राइट। it cannot be called using the object as it is not in the scope of the class। क्योंकि ये क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, हमने तो सिर्फ उसको एक फ्रेंड बना लिया है, क्लास को बता दिया है कि भाई ये आपका फ्रेंड है, लेकिन हमने उसको जो क्लास के राइट्स होते हैं वो नहीं दिया हुआ है। तो चूँकि वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं है, इस वजह से वो ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस किया नहीं जा सकता, राइट। इट कैन बी इन्वोक्ड लाइक अ नॉर्मल फंक्शन विदाउट यूजिंग द ऑब्जेक्ट। इसको नॉर्मल फंक्शन की तरह से ये बिना ऑब्जेक्ट के इसको हम कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट एक्सेस द मेंबर नेम डायरेक्टली and has to use an object name and dot membership operator, again because this is not a member of the class, so there is no need to access this function using the membership operator or dot operator, right। it can be declared either in the private or public part, again access specifier भी ये इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। it can be the private or it can be the public part, just as we can use in the normal function declaration। So this is the example for clear understanding of the friend functions, right। तो इसको समझिएगा। सबसे पहले क्या किया आपने, एक क्लास ले लिया A एंड इस क्लास के अंदर हमारे पास कुछ प्राइवेट डेटा मेंबर्स हैं। ऑब्वियसली जब हम फ्रेंड फंक्शन की बात करेंगे तो देयर मस्ट बी सम प्राइवेट डेटा मेंबर, सो वी हैव अ 2 प्राइवेट डेटा मेंबर num1 and num2, right। again we have a get data function, get data is the public defined in the public section। here what we are doing here, we want to access, we want to take the input for 2 numbers, num1 and num2 using the cin operator, right। now we have another function show data, in this show data function this is again a member function of the class, and in using the show data method we want to show the number of first number and second number, right। now after this we are using the friend function, ठीक है। एक हमारे पास फ्रेंड फंक्शन है जिसका नाम है शो, जिसका रिटर्न टाइप क्या है void, और ये क्या है हमारे पास फ्रेंड कीवर्ड, राइट। अगेन रिमेंबर कि whenever you declare the friend function you have to pass the argument as the class type, right, because this is the property which you have to follow whenever you declare the friend functions, right। so in this manner you can declare the friend function। now because you are just declaring the friend function, this is not enough, you have to define this function outside the class body। so how you will define the friend function, now here void show, and obviously because type हमने कैसा लिया हुआ है, क्लास टाइप का लिया हुआ है, तो एक क्लास का ऑब्जेक्ट ले लिया आपने, उसी क्लास का यहाँ पर भी आपको लेना पड़ेगा ए ऑब्जेक्ट, राइट। अगेन आई एम टेलिंग यू, क्योंकि आपने फ्रेंड फंक्शन के अंदर जो आर्गुमेंट लिया है वो कैसा है, क्लास के टाइप का है, तो यहाँ भी जब आप आउटसाइड द क्लास उसको आप डिफाइन करेंगे तो वहाँ भी आपको क्लास के टाइप का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप जो डेटा मेंबर है उसको आप एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो आपने क्या किया यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसके अंदर, फर्स्ट नंबर यानी ओबीजे जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है उसके थ्रू आप num1 जो डेटा मेंबर है उसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन num1 इज द प्राइवेट डेटा मेंबर, रिमेंबर। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, सेकंड नंबर obj.num2, अगेन बोथ आर द प्राइवेट डेटा मेंबर विच यू कैन एक्सेस। आप यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो शो मेथड है वो आपके क्लास का फ्रेंड फंक्शन है, तो फ्रेंड फंक्शन ही केवल प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है, राइट। अगेन माई क्लास इज ओवर and we have a main class, this is the entry point, here we are creating the object of the class A1 is the object of the class A। now using the A1 object we want to call the function get data and show data, ठीक है। we are calling the get data and show data method and show, देखिए यहाँ पे क्या है show, I am telling you again कि show is not a member function of the class, so we can directly access the friend function without using the dot operator and without using the object, right। how you will call the show function, show, and चूँकि शो आपका अंदर कैसा होना है, ओबीजे ऑब्जेक्ट टाइप का पास होना चाहिए, ऑब्जेक्ट किस टाइप का होना चाहिए, ए क्लास के टाइप का होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर क्या पास किया A1, राइट। और A1 क्या है हमारा, एक टाइप का ऑब्जेक्ट है,
right? So this friend function will be easily called here, right? And the number will be printed there, first number and second number, right? So this is the concept of the friend function. Okay, thank you.